हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइज। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 13 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया की ब्लू ओशन लीडरशिप के ऊपर, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा इंडिया कैसे एक बहुत ही अहम लीडरशिप का रोल निभा सकता है इंडियन ओशन में। अब जब इंडियन ओशन की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको मैं UNCLOS के बारे में बताऊंगा, अलग अलग कन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से इंडिया इन सब में एक बहुत ही अहम रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और इससे कनेक्टेड जो PYQs हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नवंबर का रिटेल इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का। पहले आपको मैं आर्टिकल के रेफरेंस से बताऊंगा कि न्यूज़ में क्या मेंशन्ड है, फिर मैं आपको समझाऊंगा रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होता है जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती है बॉडी, फिर मैं आपको समझाऊंगा इससे कनेक्टेड जो PYQs पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। साथ ही साथ GS 324 में क्वेश्चन ही पूछा गया है विच इज़ ऑन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे होंगे उन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है CCEA ने अप्रूव किया है MSP हाइक फॉर कोपरा। अब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कोपरा होता क्या है। MSP की बात हो रही है तो कोपरा में किस तरीके से MSP दी जाती है, कितनी दी जाती है, साथ ही साथ कौन देता है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के ऊपर बात हो रही है तो यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि बाकी जो क्रॉप्स होती हैं उनको किस तरीके से MSPs दी जाती हैं, UPSC कैसे क्वेश्चन पूछता है MSPs के ऊपर और क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात, ये GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के ऊपर। अब यहां पे आपको बताऊंगा ये मिशन क्या है, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसी में आपको मैं समझाऊंगा गवर्नमेंट ने क्यों इसे एक्सटेंड करने की बात कही है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो कोल ऑक्शन की पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। इस आर्टिकल में पहले आपको मैं समझाऊंगा कि वो चेंजेस पर्टिकुलरली क्या है, साथ ही साथ मैं आपको कोल के बारे में बताऊंगा और UPSC कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है इससे, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल आज मैंने एडिटोरियल ले लिया। आप नोटिस करोगे इतना बड़ा एडिटोरियल है, आप पढ़ते जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं कुछ तो 15 से 20 मिनट आपको लगेगा सिर्फ आर्टिकल रीड करने में। आपको समझ में आए ना आए वो एक अलग बात है। अब मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ इस एडिटोरियल में कहा क्या गया है। इस एडिटोरियल में कहना है भैया इंडिया की एक बहुत ही स्ट्रांग लेगेसी है ओशियन की गवर्नेंस में। मतलब जो ओशियन है उसको, उसकी जो गवर्नेंस होती है, गवर्न करने का जो एक लेगेसी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग है इंडिया की। अगर पर्टिकुलरली बात की जाए UNCLOS टू सागर डॉक्ट्राइन, मतलब इंडिया जो है UNCLOS में भी एक कहीं ना कहीं इस कन्वेंशन में हिस्सेदारी रखता है और जो इंडिया खुद के सागर डॉक्ट्रिन है उसमें भी इंडिया का एक बहुत ही अहम लीडरशिप का रोल है। अब यहाँ पे बात करें इंडियन ओशन के बारे में तो बहुत ही क्लाइमेटिक वल्नरेबल और जो वार्मिंग को फेस कर रहा है, एसिडिफिकेशन फेस कर रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है और यहीं पे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन सब में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग जो लेगेसी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल करके इन सभी चीज़ों को सेफगार्ड किया जा सकता है। ये है इस आर्टिकल का कहना पर्टिकुलरली। तो यहीं पे कह रहे हैं सजेशन कि इंडिया को लीड करना चाहिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में, पर्टिकुलरली स्टीवर्डशिप में, रिजिलियंस में, इंक्लूसिव ग्रोथ में। स्टीवर्डशिप मतलब क्या होता है कि जो आपकी मैरीन कॉमन रिसोर्सेज होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि कॉमन अमंग ऑल हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल फिशरीज को और अच्छे तरीके से प्रमोट करना होगा। रिजिलियंस बात की जाए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम स्ट्रेंथन करने होंगे, ओशन का ऑब्जर्वेशन करना होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रीन शिपिंग, रिन्यूएबल्स, एक्वाकल्चर और मैरीन बायोटेक का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। अब जब एक्वाकल्चर की बात हो रही है तो आपको पता होगा यहाँ पे ऑयल जैपर से ऊपर क्वेश्चन UPSC ने पूछा है। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जहां से UPSC अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए मैरिटाइम सिक्योरिटी की तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि भैया जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है उसको शिफ्ट करना होगा बाय सस्टेनेबिलिटी। अभी तक ये हो रहा था कि भैया हम सिक्योरिटी को ये करेंगे कि कोई भी राइवलरी हो तो उसको फेस किया जाए, लेकिन अब राइवलरी से शिफ्ट होकर हमें सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना होगा। और यहीं पे कुछ पर्टिकुलर COP30, BEFF, फिर आप नोटिस करोगे BBNJ, ये सारी क्या है, ये सब एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं एक एक के ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा। अगर मैं आपको COP30 ही बता दूं, आपको पता होगा बेलेम ब्राज़ील में COP30 की समिट हुई थी। यहीं पे ब्राज़ील ने किस चीज़ के ऊपर बात कही थी आपको मैंने बहुत अच्छे से जब
आपका COP30 हुई थी, उस आर्टिकल्स में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। अभी आपको सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इंडिया कहना है कि इंडिया जो फंड्स हैं उनको चैनलाइज कर सकता है थ्रू इंडियन ओशन ब्लू फंड के द्वारा, और जो रीजन के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको और अच्छे तरीके से एम्पावर कर सकता है। अगर मैं गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करूं तो इनका कहने का मतलब है फ्रॉम द इंडियन ओशन फॉर दी वर्ल्ड, पूरे इंडियन ओशन से पूरे विश्व के लिए, पूरी धरती के लिए ये चीज़ है प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल, जो इंडिया की लीडरशिप के रोल को बहुत ज़्यादा डिसाइसिव बना देगी। अब अगर यहाँ बात करूँ सागर डॉक्ट्राइन के ऊपर, इसका अर्थ क्या है? इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आप वर्ड देखिए, ऑल इन द रीजन। यहीं पे अगर बात होगी भैया क्या होता है आपका नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा है। मैं आपको एक लाइन में बता दूं तो जो आपके लिटोरल स्टेट्स होते हैं, जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं, समुद्र के किनारे बसी हैं, तो उनकी जो नेवीज होती हैं वो आपस में आकर के क्या करते हैं, एक कन्वेंशन होता है। यहाँ पे इस फोरम में आकर के सब लोग अपने पॉइंट्स को रखते हैं। तो जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है ये इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंडिया ही शुरुआत में इसकी जो हेडिंग थी वो इंडिया ने की थी। ठीक है, तो सागर डॉक्ट्राइन का अर्थ क्या है? ये फोकस करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, रीजनल कोऑपरेशन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, पूरे के पूरे इंडियन ओशन में। अब जब बात हो रही है ब्लू इकोनॉमी और फाइनेंस फोरम के ऊपर, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंस को मोबिलाइज करने के लिए ओशन में, साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एक मजबूती प्रदान करता है, मोबिलाइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, पर्टिकुलरली किस एरियाज में जो सस्टेनेबल ओशियन होते हैं, शिपिंग में और क्लाइमेट एक्शन में, काफ़ी ज़्यादा मजबूती करने में ये BEFF जिसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी एंड फाइनेंस फोरम मदद करता है। फिर जब बात हो रही BBNJ, इसका मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ये यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है जिसका पर्पस क्या है? कंजर्व करना सस्टेनेबल तरीके से, और जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है उसका इस्तेमाल करना, पर्टिकुलरली हाई सीज में। तो ये यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है जो डील करती है मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज में, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में और कैपेसिटी बिल्डिंग में। तो मैंने आपको तीनों पॉइंट समझा दिए। इन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल अपनी आप मेंस आंसर राइटिंग में भी आसानी से कर सकते हैं। अब जब बात करें UNCLOS के बारे में, अभी 1 से 2 दिन पहले मैंने समझाया था, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है। ये इसका मेन उद्देश्य है एक कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाना, जिससे जो आपके कंजर्वेशन ऑफ ओशियन रिसोर्सेज है और जो आपकी मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं, सारी की सारी अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया जा सके, इनका इस्तेमाल सही से किया जा सके। अगर मैं कुछ प्रोविजंस की बात करूं तो टेरिटोरियल सी, कंटिजियस सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन सब की लिमिट्स, जैसे टेरिटोरियल सी में 12 नॉटिकल माइल्स, कंटिजियस में 24, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 नॉटिकल माइल्स, ये सब क्या है? दायरा बनाया गया है। यहीं पे हाई सीज के ऊपर बात हुई है। फिर यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर बात होती है जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये जो डीप सी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स होती हैं उनको लाइसेंस देने में ये मदद करती है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अब यहाँ पे UNCLOS का अगर बात की जाए तो इंडिया ने रेटिफाई किया था 1995 में, ताकि पीसफुल यूज हो सके ओशन का और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो सके। यहाँ पे 21 में क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल ओशन कमीशन के ऊपर पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ग्लोबल ओशन कमीशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी लाइसेंस देता है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडिया को रिसीव हुआ है सी बेड का मिनरल एक्सप्लोरेशन, साथ ही साथ जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो सी फ्लोर पे प्रेजेंट होते हैं। अभी 1 से 2 दिन पहले मैंने आपको आर्टिकल समझाया था जहां पे गवर्नमेंट ने ऑफ शोर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑफ शोर माइनिंग के ऊपर लाइसेंस देना स्टार्ट किया था। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से ऑक्शनिंग स्टार्ट की थी और इसी के लिए केरला ने प्रोटेस्ट भी की थी। सो 2 and 3 इज दी राइट वन। 22 का क्वेश्चन देखिए, फिर ये UNCLOS के ऊपर पूछा गया है। आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 12 नॉटिकल माइल की बात हो रही है, सही है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 की बात हो रही है, ये भी सही है। साथ ही साथ जो भी अलग अलग स्टेट्स की शिप्स होती हैं उनके पास इनोसेंट पैसेज का राइट भी होता है। ठीक है, फिर देखिए CAPF 24 में पूछा गया, एक बार आप पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल काफी छोटा आर्टिकल, बोलो सर 5 से 6 लाइन का आर्टिकल है। अब मैं इन शॉर्ट पहले आपको समझाता हूँ। तो जो आपकी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कोपरा का, अब कोपरा का अर्थ क्या होता है? जो नारियल बेटा आप देखते हो ना, नारियल जो सूखा हुआ होता है, और सूखे हुए नारियल से क्या होता है आपने नोटिस किया होगा, तो उस नारियल से तेल बनता है। उस नारियल को जैसे प्रसाद में चढ़ाया जाता है, वो सब कैसे किया जाता है? वो चढ़ाने के बाद उस नारियल को आप खाते हो तो ऑयली ऑयल लगता ही नहीं है, तो वो सब कोपरा कहलाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, MSP कोपरा का बढ़ा दिया है 26 सीजन के लिए। ये जो है काफी शार्प बढ़ा है, क्योंकि इसका जो
12,000 पर कुंटल था, ये बढ़ के 12,500 पर कुंटल ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो अलग अलग हैं, ये जो पर कुंटल है ये आपका मिलिंग कोपरा है, 12,500 जो है ये आपका बॉल कोपरा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये जो चीज़ देखी गई है ये पिछले सीजन में बहुत उतनी नहीं थी जितनी इस बार हाइक कर दी गई है। तो क्या आपको ये सारे जो नंबर्स हैं ये दिमाग में रखने हैं? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। आपको ध्यान क्या देखना है, कोपरा क्या होता है, एमएसपी क्या होता है, सीसीईए क्या होता है, ये है स्टैटिक पोर्शन। दिस इज व्हाट यू जनरली के आपका, मैंने आपको एक बात बताया होगा किस तरीके से आपको यूज करने हैं मेथड्स, जिसमें पहला क्या होगा, सी फॉर करंट, एस फॉर स्टैटिक और आपका पी फॉर पीवाईक्यूज। कोपरा क्या है, ये आपका ड्राइड कर्नल होता है कोकोनट का, आप देख के समझ चुके होंगे ये है क्या बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है कोकोनट ऑयल के लिए, फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, बेकरी स्वीट्स में इस्तेमाल किया जाता है, सोप्स में भी इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ जो कोपरा होता है कैटल और पोल्ट्री फीड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरीन और जो बायोफ्यूल होता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्लिसरीन के ऊपर इसी बार 25 में क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है ग्लिसरीन से कनेक्टेड। तो आपको ये सारी एक की डिटेल्स हैं कोपरा के बारे में जो पता होनी चाहिए। अब अगर एमएसपी की बात की जाए तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो होती है वो एमएसपी रिकमेंड करती है। अब कौन कौन सी जो नॉर्मल एमएसपी क्रॉप्स होती हैं 23, जैसे आपका पैडी, व्हीट, पल्सेस, यहीं पे आपका नाइगर सीड्स भी देखने को मिलेगा, ये सब कौन करता है, ये सब आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस करती है, जो कि एग्रीकल्चर प्राइस कमिटी कमीशन एक्ट 1962 के द्वारा एम्पावर किया जाता है। अब यहाँ पे जब बात हो रही है कि ये कैश क्रॉप में क्या डिफरेंस होता है जो बाकी क्रॉप्स आप देख रहे हो, तो शुगर केन को कैश क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, इसे कोई एमएसपी नहीं होता, इसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एफआरपी लिखा हुआ है, तो आपसे बोल सकते हैं यूपीएससी में कि भैया जो शुगर केन का है एमएसपी वो सीएसीपी डिसाइड करता है। क्या ये सही है? तो सही नहीं है। इसका कौन डिसीजन करता है? ये डिसीजन फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस के द्वारा किया जाता है, जो आपकी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है। कॉटन एंड जूट जो होती है वो भी एमएसपी में कवर होती है, लेकिन वो अलग अलग एजेंसीज के द्वारा उसे प्रोक्योर किया जाता है। तो अगर एमएसपी कहा जाए जो आपका सीएसीपी करती है वो 23 क्रॉप्स में ही जनरली किया जाता है। 2015 क्वेश्चन देखिए, एफआरपी किसके लिए किया जाता है? आप बोलोगे कमीशन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। फिर 23 एक सवाल देखिए, कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइगर। तो नाइगर को एमएसपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नाइगर एक कल्टीवेट होता है एज अ खारिफ क्रॉप। फिर कुछ ट्राइबल्स जो हैं नाइगर का इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग। क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली राइट। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आप एक बार नाइगर सीड को डालेंगे नेट पे तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कैसा ये दिखता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया हुआ है। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन अगर शब्द आ रहा है तो इसका अर्थ पहले बताता हूं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? बोलो सर इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। और यहीं पे एक शब्द आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है ऐसी महंगाई जो कि हेडलाइन बन जाए न्यूज़पेपर की, वही तो होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन जो आपको दिख रहा है। मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में होता है उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, या तो आप चाहो हेडलाइन की जहां उसे रिटेल इन्फ्लेशन बोल दो, दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ी दिन पहले मैंने आर्टिकल समझाया था कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है, मतलब जो महंगाई है वो उतनी, जो आरबीआई है उसने क्या रखा हुआ है 4+-2 का एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखी है कि अगर 6% होगा 4+2 में तब उसको रेगुलेट करना होगा, और अगर 2% से कम होगा तब उसे करना पड़ेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ था, जो महंगाई थी काफ़ी कम हो चुकी, 2% से कम, तो इस वजह से काफ़ी कंसर्निंग हो गया था। जिस वजह से क्या हुआ था, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसने अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके रेट्स को डाउन किया ताकि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो सके, लोग डिमांड कर सकें और महंगाई फिर से थोड़ी बहुत बढ़ सके। मतलब 2% से कम महंगाई भी अच्छी नहीं होती है। तो जो भी आरबीआई ने एक्शन लिया उससे अब इंपैक्ट ये पड़ा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 0.7% तक बढ़ चुका है। ये सेकेंड लोवेस्ट सीपीआई इन्फ्लेशन है जो करंट सीरीज में अगर देखा जाए। अब यहाँ पे सीपीआई की बात हो रही है। व्हाट इज सीपीआई? सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक टेबल होगा जिसमें लिस्ट होगी आप एज अ कंज्यूमर, उपभोक्ता, कौन कौन से वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और उन सभी वस्तुओं के दाम में कितनी महंगाई आई है वो हम कंपेयर
कंपेयर करते हैं, एक बेस ईयर होता है पास्ट में, तो हम उससे पास्ट में जाके देखते हैं भैया पास्ट में 2020 में ये प्राइस था और अब 2025 में इसी चीज़ का दाम इतना हो चुका है, तो 2020 अगर हम मान लें तो कहा जाएगा बेस ईयर। तो इंडिया में भी सीपीआई ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, एक बेस ईयर माना जाता है, फिर रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है इसमें, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा मेन पॉइंट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को समझाना। तो आरबीआई एक्ट 1935 जिसको अमेंडमेंट 2016 में किया गया था, यहां पे एमपीसी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसके हाथ में एक उद्देश्य दिया गया था कि आपको जो बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स होते हैं वो डिसाइड करने हैं ताकि प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। यहां पे सीपीआई को 4% +-2 मेंटेन करने की बात की गई है। अगर मैं कॉम्पोजिशन बताऊं तो 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई से होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। ये बाई मंथली मीट होंगे, मतलब 6 टाइम्स, मतलब आप ऐसे समझ लो बाई मंथली होता तो एक बार में 2 महीने में एक बार मीट होंगे, मतलब पूरे साल में 6 बार मिलेंगे ये लोग, ठीक है। चलो अब देखिए 2017 का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछा है एमपीसी के बारे में। ये आरबीआई का बेंचमार्क देता है, यस। क्या ये 12 मेंबर बॉडी है? एब्सोल्युटली नॉट। फिर कैन इट फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं, ये आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है, तो वन ओनली इज द राइट वन। फिर यहाँ पे एक और चीज आती है, जब आपसे कह रहे हैं कि भैया एक हेडलाइन इन्फ्लेशन है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आप बोलोगे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है अर्बन और रूरल एरिया का कंबाइन करके उसका सहारा लेकर के हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, या फिर आप रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। तो जब कभी उस इन्फ्लेशन में से मान लो महंगाई हो चुकी है एक सर्टेन परसेंटेज में, उस महंगाई में से जो वॉलेटाइल आइटम्स होते हैं जब उनको हटा दिया जाए, वॉलेटाइल क्या होते हैं जैसे फ्यूल, फूड, ये सब चीज़ें जब हटा दी जाए तब जो इन्फ्लेशन निकल के आता है उसे हम लोग कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। और यही सेम चीज़ पूछी गई, कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि ये इग्नोर कर देता है वॉलेटाइल नेचर जो आइटम्स होते हैं उनको हटा देता है ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट आर्टिकल कहता है पीसीएस में पूछा गया है हेडलाइन इन्फ्लेशन ये कैसे करता है, तो आप बोलो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है उसको कंबाइन जो होता है ओवरऑल उसका इस्तेमाल करके हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। जेपीएससी में पूछा गया इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो मैंने आपको भी बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड जो होता है उसका इस्तेमाल करके हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भैया वो बहुत लाइकली है कि इसको एक्सटेंड करेगी इस मिशन को। क्यों? क्योंकि जो एक एक्स अमाउंट का बजट एलोकेट हुआ था उसमें से केवल 50% फंड ही यूटिलाइज हो पाया है। तो इनका कहना है कि भैया ये मिशन जो है इस मिशन को 2 साल और एक्सटेंड किया जाएगा। तो सवाल होता है ये मिशन है क्या? इस मिशन के बेसिकली 4 कंपोनेंट है। ऐसे लिखा है राष्ट्रीय मिशन नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, मतलब कपड़ों से कहीं ना कहीं धागे संबंधित हो गई है। तो इसके 4 कंपोनेंट क्या है? R&D अच्छे से करना, मार्केट डेवलपमेंट करना, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना, एजुकेशन और ट्रेनिंग देना। अब अगर सवाल पूछा जाए इसका इंपैक्ट क्या होगा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का, तो आप बोलोगे अगर ये अच्छे तरीके से ये काम करेगा तो इससे बूस्ट होगा इंडिजिनस R&D, जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, ग्लोबल मार्केट शेयर भी मजबूत हो जाएगा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट मिलेगा, स्किल्ड मैन पावर और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। साथ ही साथ जो टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं पर्टिकुलरली हेल्थ केयर, डिफेंस, एग्री, इन सब में प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कोल ऑक्शन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज को समझिए, जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है कि जो ऑक्शनड कोल होते हैं, ऐसा कोयला जो कि ऑक्शन किया जा चुका है, मतलब उसका अब फ्लेक्सिबल यूज हो सकता है। मतलब एक कोल का इस्तेमाल जब कभी ऑक्शन होता है कोल का, तो उसका एक इस्तेमाल होता है कि भैया ये जो एक्स अमाउंट में ऑक्शन किया गया है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जा सकता है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो ऑक्शन किया हुआ कोयला है उसको अब आप फ्लेक्सिबल यूज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल यूज में उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली क्या था, अर्लियर देखा जाए तो ऑक्शन कोल का बहुत ही लिमिटेड यूज होता था, मतलब पर्टिकुलरली आप इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम में यूज कर सकते हो। लेकिन अब फ्लेक्सिबल यूज में क्या होगा, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अंडर कोल सेतु पॉलिसी। अभी जो कोल सेतु पॉलिसी है ये क्या कहती है, ये कहती है कि भैया अब कोल का इस्तेमाल किसी भी पर्पस के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको रीसेल जो है विद इन इंडिया ये अभी भी प्रोहिबिटेड की रखी गई है। किसकी?
कोल की। तो कोल को अलग अलग सब्सिडरीज में इस्तेमाल करने के लिए, अलग अलग जो कंपनीज होती हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए अलाउ कर दिया है। अब एक पॉइंट आता है, व्हाट इज कोल सेतु पॉलिसी। इसका मतलब है कोल लिंकेजेस फॉर सीमलेस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन। ये क्या करती है, जो कोल लिंकेजेस होते हैं उनके ऑक्शन को ये गवर्न करती है। फ्लेक्सिबल यूज, एक कोयले का जो अलग अलग इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलरली ऑक्शन किया हुआ कोयला, इसका कैप्टिव यूज होगा, एक्सपोर्ट होगा, प्रोसेसिंग होगी, इस सब की देखरेख कोल सेतु पॉलिसी में की जाती है। साथ ही साथ जो कोल का रीसेल विद इन इंडिया होता है ये परमिट नहीं किया गया है, और वही सेम चीज जो मैंने आपको अभी समझाई वो चीज आप यहां पे भी लाके डाल सकते हैं। अब कोल की अगर बात की जाए, एक फॉसिल फ्यूल है जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया में। अब आपको पता होगा कोल के ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो कोल होते हैं, कुछ कोल जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वाटर, कुछ कोल इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स। तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना तो मेरे दिमाग में आया। आप इसको जरूर ऐसे सिंपल लिखिएगा, कोल यूपीएससी पीवाईक्यू लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप नेट पे जरूर इसको चेक करिएगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन में किया जाता है, कोकिंग कोल स्टील में और साथ ही साथ सीमेंट में किया जाता है। तो जैसे ही ये पॉइंट आता है तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो यूरोपियन यूनियन का। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट कभी भी कोई एक्सपोर्ट किया जा रहा है और वो आपका यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, तो वहाँ पे ये है कि भैया जितना भी इन लोगों ने कार्बन एमिशन किया होगा उतने के मुकाबले टैक्स देना पड़ता है उनको। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है ग्लोबली देखा जाए तो। मेजर कोल फील्ड में झारिया, रानीगंज, बोकारो, तालचर, कोरबा, ये सब मेजर कोल फील्ड्स कही जाती हैं। अगर कोल के टाइप्स बताऊं तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सब क्या होते हैं, कोल होते हैं। इसमें अलग अलग सल्फर कंटेंट होते हैं, वो कभी इत्मीनान से मैं आपको कोल के वेरिएशंस में समझाऊंगा। अगर मैं आपको बताऊं इनके की इश्यूज क्या हैं, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इसके की इश्यूज हैं कोल के साथ जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब कोल जो है वो आपका इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का भी हिस्सा है। व्हाट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसका मतलब होता है जो एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, जहां पे जो इंडिया में कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट, वो अमाउंट है 40% अप्रॉक्स जो होता है वो अलग कर दिया जाता है, और उस अलग में कुछ 8 इंडस्ट्रीज आती हैं जिसमें कोल भी एक हिस्सा है। कोल की हिस्सेदारी कितनी है, 10.33% कोल की हिस्सेदारी है। तो ये क्या है, ये कौन इसको रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए आईआईपी और 8 कोर में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक साधारण सा मतलब कहा जाए तो ये समझ लो कि ये आईआईपी एक पूरा घर है और 8 कोर इंडस्ट्रीज उस घर में से 2 कमरे हैं। मान लो एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है, इस बहुत बड़े घर में मान लो बहुत सारे कमरे हैं, तो इसमें से केवल 8 कमरे जो हैं वो हटा दिए जाते हैं क्योंकि 8 कमरों का बहुत ज्यादा एरिया है। बाकी कमरे जो हैं और वो सारे उतरे नहीं है, मतलब 8 कमरे ही 40% लैंड एरिया कवर कर रहे हैं इस घर की। तो सेम यहां पे भी है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनका 100% अगर प्रोडक्शन है उसमें 40% यही 8 कोर इंडस्ट्रीज कर रही हैं। तो ये डिफरेंस मेजर होता है, ठीक है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।